इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा भाग 4, जिसमें हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति के बारे में जानेंगे। जो हमने ऊपर छोड़ा था, 3 प्रकार के वितरण बताए गए थे ना, कि 3 प्रकार से गरीबों के लिए मुहिम चलाया गया। उसमें से ये पहला है, जिसमें देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है और भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम था इसको चालू करना। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया था। चाहे निर्धन हो चाहे गैर निर्धन हो, कोई भेदभाव नहीं था। बाद के वर्षों में, कुछ सालों के बाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। मतलब और आसान करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा संशोधन किया गया था। ये पढ़ते चलो। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधित सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके, ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सकें। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। और 2013 में ही बिल पारित हुआ था, क्योंकि सरकार बदलने वाली थी। इसीलिए सरकार सोचा कि हम ला देते हैं तो नहीं बदलेंगे, लेकिन उनका ये चला नहीं अपने हिंदुस्तान में, भारत में, इसलिए कुछ टिका नहीं। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में, ब्लॉक होता है हर क्षेत्र में, हर मंडल में एक ब्लॉक होता है, तो 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको बोलते हैं आरपीडीएस शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस प्रारंभ की गई। हर चीज को, हर किसी को लक्ष्य के अनुसार उसको पहुंचा दें। यह पहला मौका था कि जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विधेयक कीमत नीति अपनाई गई थी। यह पहला मौका था जब गरीब और अति गरीबों के लिए ये नीति अपनाई गई थी। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं हैं, जिसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना, प्रारंभ की गई। ये योजना क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब, मतलब गरीबों से भी गरीब, दिन वशिष्ठ नागरिक, जो समझ लो एकदम फकीर वगैरह, वही समूहों पर लक्षित है। इन दोनों आयामों का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है, जो नीचे आप देखोगे। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों का उपयोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई। अब देखो, इन सालों के दौरान, गाली मत समझना, इन वर्षों के दौरान, साल बोलते हैं ना, तो इन सालों के दौरान हुआ क्या था, हर किसी को एक सामर्थ्य के अनुसार उस कीमत पे उपभोक्ताओं को दिया जाए। तो हर साल अलग अलग उसकी नीति बदलते जाती है, लेकिन ये नीति जो थी गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। इसने देश के अनाज के अधिशेष क्षेत्र, उसके बाद से छोड़ो, नीचे बताते हैं। ये देख लो, योजना का काम आरंभ वर्ष, लक्षित समूह, उद्यान मात्रा और निर्गम कीमत।
गेहूं की कीमत 1992 में 2 रुपया 34 पैसा था। चावल का कीमत 3 रुपया 79 पैसा था। फिर 97 में बढ़कर कितना हुआ, 6/8 हो गया। कीमत देखो कितना है। सरकारी खाता का ही बात बता रहे हैं। 20 किलो खदान इतना रुपया मिल जाता था, 3 और 2 5 रुपया में आराम से। 2013 में आ गया है 2 रुपया 3 रुपया। गेहूं 2 रुपये मिलता है, चावल 3 रुपये, और अनाज थोड़ा अनाज में आ जाता है आपको, पहले तो नहीं, दाल वगैरह मिलता है। तो ये 5 प्रति व्यक्ति प्रति माह, एक महीना में 5 किलोग्राम हर किसी को 2 रुपए से मिलता है, 2 रुपए किलो। आज भी अब गांव में राशन की दुकान पर चले जाओ तो 3 से 4-5 रुपए किलो गेहूं मिलता है। 4 से 5 रुपए किलो गेहूं मिल जाता है आज भी। योग्य परिवार, दिन वरिष्ठ नागरिक, निर्धनों में सबसे निर्धन, उनके लिए 35 किलोग्राम खदान है जो 2 से 3 रुपए में मिलता है। 35 किलो उनको मिलता है, बाकी लोगों को 5 किलो। आजकल तो सबको सामान्य कर दिया गया है, एक जैसा। बीपीएल निर्धनता रेखा से नीचे। देखो हमारे घर में, अपने घर की बात बता रहे हैं, हमारे माँ बाप का नहीं, बीपीएल कार्ड कभी बनबे नहीं किया, नहीं बीपीएल बना नहीं एपीएल बना। क्यों? क्योंकि मेरे पापा जी एडवोकेट हैं इसलिए उनका नहीं बना, और माँ हमारी गवर्नमेंट टीचर हैं इसलिए उनका बर्खास्त कर दिया गया। और हमारे परिवार में हमारे चाचा हैं और चाची हैं जो वो काम नहीं करते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, तो उनका है। हमारे गांव में सब किसी का है, लेकिन हमारे गांव में ऐसे भी लिच्चर लोग हैं, मैं उनको लिच्चर बोलूंगा, ऐसे भी लिच्चर लोग हैं जो खा सकते हैं अपने से अनाज खरीद कर, लेकिन वो भी क्या करते हैं, एपीएल बीपीएल कार्ड बनवा कर रखे हैं पैसा अनाज के लिए। तो ऐसे लिच्चरों लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि निर्धनता रेखा, गरीबी जो निर्धनता रेखा से नीचे होता है उसके लिए बीपीएल होता है, बाकी के लिए एपीएल। एपीएल बनवाओ, लेकिन वो लोग बीपीएल बनवाएंगे। क्यों? एपीएल में थोड़ा महंगा होता है, बीपीएल में थोड़ा बहुत सस्ता होता है। रेखा से ऊपर। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण, ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे यहां से, इन देशों के अनाज के अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खदान आपूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी और व्यापकता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन सरकार? एपीएल और बीपीएल कार्ड के अनुसार। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता है, हर समय कीमत बदलते रहता है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्त ने खदानों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की गई है, और कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा भी प्रदान की गई है कि आपको इतना रुपया मिलना चाहिए, आप काम कर रहे हो तो इतना रुपया मिलना चाहिए। दिक्कत उक्कत की बात हम नहीं जानते हैं, सरकार डायरेक्ट बोलती है इतना रुपया मिलना चाहिए तो दो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। अनाजों से ठसाठस भरे अनाज भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही है। तो ठसाठस अनाज भरा हुआ है पूरा गोदाम में, लेकिन फिर भी भूखमरी है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कुछ सुअर लोग हैं जो लिचरों लोग से भी खत्म है। सारा एफसीआई का अनाज बेच देता है, सब कालाबाजारी कर देता है सब। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख 4.2 में केंद्रित पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मोजा ही लिखा गया, मोजा मानदंडों में अंतर को दर्शाती है। अब मौजा होगा, मौजा मानदंडों में अंतर को दर्शाती है, जो नीचे 4.2 में हम देखेंगे। आओ चर्चा करें, कुछ तो चर्चा करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करो पढ़ाई, ले प्रभु का नाम, बोलो जय सिया राम।
आरेख 4.2 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहां से प्रश्न है, हाल में किस वर्ष में सरकार के पास खदान का स्टॉक सबसे अधिक था? आप बताओ कि सबसे ज्यादा खदान का स्टॉक कब था? एफसीआई का न्यूनतम बर्फ स्टॉक प्रतिमान क्या है? एफसीआई के भंडारों में खदान ठसाठस क्यों भरा हुआ है? इसके बारे में भी आपको बताना है। बताने के लिए तो मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आप क्या करोगे? ये देख लो, अंत्योदय अन्न योजना, इसको बारे में भी जान लो। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। 1 करोड़ लोगों को चुना गया। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। उनको एक सर्वेक्षण के द्वारा चुना गया था। 2 रुपए प्रति माह किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति माह किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2000 में 25 किलोग्राम से बढ़कर 35 किलोग्राम कर दी गई थी। जून 2003 और अगस्त 2004 में इनमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को परिवार 2 बार जोड़े गए। कितना? 50-50 लाख बीपीएल परिवार। इसमें से योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। फिर 2 करोड़ संख्या हो गई, 50-50 लाख तो जुड़ गए ना, तो 2 करोड़ हो गया। तो 2 करोड़ बीपीएल कार्ड में सरकार की संख्या में जुड़ गया। सहायक सब्सिडी का भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं सब्सिडी। सहायक मतलब सहायता जो करता है। सहायक से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हैं। उनके लिए कुछ कायम है, जो घरेलू सहायता जिसको देना चाहिए उनके लिए आय कम कर दी जाती है। उपभोक्ता कीमत को कम किया जाता है और इस्तेमाल किए गए कीमत को कम कर दिया जाता है। ये देख लो, भारतीय खाद्य निगम 2018 बर्फ स्टॉक का स्तर 1 जुलाई 2017 से माननीय है। देखो कितना बढ़ा है बर्फ स्टॉक के कारण। ठीक है, बर्फ नॉर्म और कल्चर स्टॉक सब में बढ़ोतरी ही हो रही है एक तरह से, कहीं कम नहीं हो रहा है ना। जनवरी में इतना होता है, अप्रैल में इतना, जुलाई में इतना, अक्टूबर में इतना हो जाता है। सबसे ज्यादा अक्टूबर में ही खेती बाड़ी होता है, क्योंकि वो मौसम भी खेती बाड़ी करने लायक होता है। वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था। कितना में? 14 में, जो न्यूनतम बर्फ प्रतिमान से बहुत अधिक था, सबसे अधिक था। पिछले साल से तो अधिक ही था। फिर भी यह बर्फ स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खदानों के वितरणों के दौरान स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बर्फ स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। सब चीज है, एक तरह से लाभकारी भी है, एक तरफ से बर्बादी भी है, दोनों है। विशाल खदान स्टॉक का भंडारण जो भंडारगिरी है, भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास से खराबी के अतिरिक्त उच्च रख रखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। और देखो, कोई भी खदान में आप कुछ भी अनाज रखो, मैं नहीं बोलता हूँ कुछ भी का है, चावल दाल, गेहूं दाल, कुछ भी रख दो, सब्जी बर्फ कुछ भी रखो, उसमें है कि आपको खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है। बर्फ बदलना पड़ेगा बार बार, बर्फ नहीं बदलोगे तो दिक्कत है। फिर आपको लगातार 24 घंटा उसमें ठंडक चाहिए।
गर्मी के दिन में तो बहुत, कोल्ड स्टोर में रहने वाले मजदूरों को तो एकदम आहा हा, क्या बात है, एकदम स्वर्ग का, जन्नत का एकदम सुकून आता होगा। ये ना कि जाकर एकदम बर्फ के स्टॉक में सो गए, सुबह उठे रजाई से निकले, एकदम कोहरते हुए बहरी निकले, और उसके बाद से एकदम काम करना चालू कर देंगे। मालिक भी जाकर सो जाता होगा अंदर, चल कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे। अब फिर सुबह में बर्फ चेंज होता है, दोपहर में, शाम को चेंज होता है, 2 बार बर्फ चेंज होता है, क्योंकि बर्फ को पिघलने में 8 घंटा लगता है। कितना? 8 घंटा। फिर उसी पानी को नाले में ले जाकर स्टोर करके फिर उसी पानी को भर कर फिर बर्फ जमाया जाता है। पानी भी बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि पानी बर्बाद कर देंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी ना, पानी आएगा कहाँ से। इसलिए पानी भी बर्बाद नहीं होता है, पानी का भी फिर से इस्तेमाल किया जाता है। न्यूनतम समर्थित कीमतों को कुछ वर्ष के लिए, जो समर्थित कीमत होता है हर किसी के लिए एक लिमिट में न्यूनतम, उसको हर साल स्थिर रखा जाता है। गंभीरता से विचार करना चाहिए, और इसके लिए गंभीरता से विचार मतलब बहुत सोच समझ के विचार करना चाहिए कि हमारे लिए सही है कि नहीं है। सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों नहीं गलत है, और सही है तो क्यों सही है, क्यों नहीं सही है। इन सब के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। नहीं होने से कोई फायदा नहीं है, हमें चाहिए तो चाहिए। हमें देख लो, हर चीज की जानकारी होती है। हम घर में अपने पूरा जाते नहीं है, लेकिन घर की पूरी जानकारी रखते हैं कि कब कितना, किधर से क्या हिला है, सब मेरे को पता रहता है, क्योंकि मेरा नजर सब जगह रहता है, एक जगह नहीं रहता है ना। फिर देखो, वर्धित न्यूनतम समवर्तित कीमतों पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक सीमित पश्चिम बंगाल में मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल का सीमित है। इन सारे इलाकों में गेहूं और चावल के लिए ही ज्यादा विख्यात है, बाकी सब तो ऐसा ही बो दिया जाता है, ऐसा ही हो जाता है, नहीं बोने के बाद भी हो जाता है, ये अलग बात हो जाती है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषता खदानों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। अब देखो, हर राज्य में अनाज के न्यूनतम वेतन तो तय कर दिया जा रहा है, गेहूं हो, धान हो, बाकी कुछ भी हो, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदा की वजह से, सिंचाई की वजह से, परिवर्तन बदलता है उसके वजह से, जल स्तर के वजह से खेती में गिरावट तो आई है। लेकिन खेती में गिरावट आई है तो ये FCI का जो गोदाम में अनाज रहता है, ये अनाज उसी के समय काम आता है। हर किसी को बांटो, बेचो, सस्ता में बेच डालो, वो सस्ता में बेचने के लिए होता है, ज्यादा महंगा नहीं बेचा जा सकता है ना। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खदानों की वसूली, अनुरक्षण अलग लागत बढ़ गई है। मतलब देखो, न्यूनतम जब कीमत होता है ना बाजार का, चाहे न्यूनतम कीमत से बढ़ने से सरकार की जो खदान का कीमत वसूली जो होता है, उसका अनुरक्षण लागत बढ़ जाता है। मतलब उसको ठीक ठाक से रखने के लिए उसकी कीमत बढ़ जाती है, रख रखाव जरूरी है ना। FCI की बढ़ती परिवहन, FCI में बढ़ती हुई परिवहन, ट्रकों से ही भंडार भरता है ना, भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है। और भंडारण लागत को बढ़ाने वाला काम है परिवहन का। ट्रक से ही सब माल आता है, कहीं से भी माल आएगा तो ट्रक से आएगा। अपने मंडी वगैरह में बात कर लेना, वहां पर देखना है कितना ट्रक से माल उतरता है। वही ट्रक के वजह से दाम बढ़ जाता है हर चीज का, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे
NSSO के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, नहीं तो इसमें आपको बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं मन करता है तो भी रहने दे सकते हैं, लेकिन कमेंट करोगे तो ही हमें मालूम चलेगा कि हम अच्छे से बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। वैसे इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।